Students, this is your social science class and the chapter name is the French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति। मतलब देखिए, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए थे, जिसमें स्ट्रगल फॉर लाइफ और ये आपका आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी जो क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह से हुई थी, ये हमारा पहले क्लियर हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लीजिए, फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। देखिए, इसमें संवैधानिक वर्ड आया है एक और एक राजतंत्र। संवैधानिक संविधान से रिलेटेड है और राजतंत्र ऐसा तंत्र, ऐसा राज्य जिसमें राजा, राजा के बाद उसका बेटा, इस तरह की जो प्रथा होती है, इस तरह की जो वो है, उसे हम राजतंत्र बोलते हैं। अब देखिए, ये क्लियर करते हैं, द फॉलोइंग सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस वर सिग्निफिकेंट फॉर मेकिंग फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची, कर्टेलिंग द पावर ऑफ द मोनार्च। देखिए, जब फ्रांस राजतंत्र बना, संवैधानिक राजतंत्र बना, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हुए, क्या क्या चीज़ें बताई गई, इसमें कुछ फॉलोइंग सिचुएशंस बताई गई है। सबसे पहले कर्टेलिंग द पावर ऑफ द मोनार्च। कर्टेलिंग मीन्स होता है जो वहाँ का राजा था उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। कर्टेलिंग द पावर ऑफ मोनार्च मीन्स कि जो वहाँ का जो शासक था उसकी शक्तियों को कम कर दिया गया। The National Assembly had drafted the Constitution in 1791. The main object of the Constitution was to curb the power of the monarchs. 1791 में, यानी 1791 में वहाँ की नेशनल असेंबली, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट निकाला और उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी मोनार्च की जो शक्ति थी उस पर जो है, जो पहले उसके पास ज़्यादा पावर थी, उस पावर को कम कर दिया गया और उस पर अंकुश लगा दिया गया। नाउ द पावर्स ऑफ द स्टेट वर नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, द मोनार्च। देखिए, राजतंत्र आने से, जैसे मोनार्ची आने से, जब 1791 में नेशनल असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित किया, तो उस समय उससे पहले जो शक्ति थी, पूरे राष्ट्र की जो शक्ति होती थी, वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती थी। लेकिन जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, तो जो पहले किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो शक्ति रहती थी वो उससे छीन ली गई। नाउ दीज पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड द ट्रांसफर्ड एमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और इन शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी। देखिए, आप हमारे देश में भी, हमारे देश में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और यहाँ पर भी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो तीन चीज़ों से मिलकर चलती है। एक तो हमारा लेजिस्लेचर, विधायिका, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव्स, एंड थर्ड है आपका जुडिशरी। विधायिका एक, उसके बाद है कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। इन तीनों चीज़ों को समझ लीजिए। सबसे पहले है हमारा लेजिस्लेचर, इसमें विधायिका, इसमें जो हमारे नेता वगैरह होते हैं वो कुछ नियम वगैरह कानून बनाते हैं,
और एग्जीक्यूटिव्स में पुलिस विभाग वगैरह आते हैं, ये इस चीज़ का पालन करवाते हैं। जो नियम गवर्नमेंट जो लोकसभा राज्यसभा वगैरह में जो पारित होते हैं नियम, उन चीज़ों का जो पालन कराती है उसका जो कार्य है वो एग्जीक्यूटिव्स का कार्य होता है, कार्यपालिका कार्य होता है। और थर्ड है आपका जुडिशरी। अगर इनसे रिलेटेड कोई किसी बात नहीं मानता तो फिर ये न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करती है। यानी कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फ्रांस में ये चीज़ें लागू कर दी गई और अब किसी एक के हाथ में पावर नहीं रही थी, बल्कि 3 भागों में उस पावर को बांट दिया गया। ओके, नेक्स्ट है द पावर टू मेक लॉज वाज असाइंड टू द नेशनल असेंबली। जो कानून बनाने का अधिकार था वो अब किसके पास हो गया? नेशनल असेंबली के पास चला गया। पहले कानून कौन बनाता था? वहाँ का जो मोनार्च था, राजा था, शासक था, उसने जो बोल दिया वही कानून था। लेकिन नई व्यवस्था के अनुसार वहाँ के संवैधानिक ने एक ऐसा पावर निकाली, एक ऐसी शक्ति निकाली कि जब जो भी कानून बनाया जाएगा उसका अधिकार किसके पास होगा? नेशनल असेंबली के पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिटीजन वुड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बॉडी ऑफ इलेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोनेट विच वुड इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। और जो उसके सदस्य चुने जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के जो सदस्य चुने जाएंगे वो भी लोगों के द्वारा ही चुने जाएंगे। ऑल द सिटीजन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वे सब नागरिक जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, ओनली मैन ऑफ अबोव 25 ईयर्स ऑफ एज who paid the taxes equal to wages of laborer for the at least 3 days। देखिए, पहले हर किसी को वोट देने का अधिकार नहीं है। जैसे रिसेंटली आप देखते हो आफ्टर 18 ईयर्स कि हमें क्या अधिकार हो जाता है वोट डालने का, लेकिन पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। जिसकी जो एज है 25 से ऊपर होती थी और जो टैक्स देता था, और टैक्स भी कितना देता था? लगभग 3 दिन की मजदूरी के बराबर जब वो टैक्स देता था, वही व्यक्ति वहाँ का सिटीजन कहलाता था, उसी को वोट देने का अधिकार था। ये सब चेंजेस कब हुए? ये आप 1791 में जो मैंने आपको पहले बताया, ये वहाँ पर जब राजतंत्र बना, फ्रांस मोनार्ची बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ये हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद ये चेंजेस वहाँ पर आए। इसके बाद है आपका द ड्यूटी ऑफ द स्टेट ऑफ सेफ गार्ड सिटीजन नेचुरल राइट्स। नागरिकों के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा राज्य का कर्तव्य है। मीन्स जो वहाँ के सिटीजन है, जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है, उन सब की जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य की बनती है। राज्य अपने यहाँ रहने वाले नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करने का उत्तरदायित्व निभाएगा। ये पास हुआ। इसके बाद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। देखिए, एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, अधिकार ऑफ मैन एंड सिटीजन। वहाँ के जो लोग थे और जो वहाँ के नागरिक थे, उनके लिए कुछ अधिकार बनाए गए। द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांसीसी जो संविधान था 1791 में जो स्टार्ट हुआ विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। उन्होंने कुछ पुरुष तथा वहाँ के जो नागरिक थे उनके लिए घोषणा पत्र जारी किया, जो कि कुछ फैक्ट्स थे। उनमें जो मेन फैक्ट्स है, देखिए, जैसे पहले है मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। सबसे पहले है कि मनुष्य जो है उसका जो जन्म होता है वो स्वतंत्र होता है और उसको स्वतंत्र रूप से समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए। एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनलाइनेबल राइट्स ऑफ मैन। दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन। देखिए, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, लक्ष्य होना चाहिए सभी राजनीतिक संस्थाओं का, ये लक्ष्य होना चाहिए प्राकृतिक रूप से जो अधिकार लोगों को मिले हैं, जैसे कि स्वतंत्रता, प्रॉपर्टी का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और शोषण के प्रति विरोध करने का अधिकार, ये शासन की जिम्मेदारी होती है कि ये सब अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, वहाँ के नागरिकों को मिलने चाहिए।
द सोर्स ऑफ sovereignty resides in the nation. No group, no individual may exercise authority that does not come from the people. Source of all sovereignty, संप्रभुता के जितने भी सोर्सेज है राष्ट्र के, नो ग्रुप और इंडिविजुअल, वो किसी विशेष ग्रुप या विशेष समुदाय को नहीं मिलने चाहिए, बल्कि सभी लोगों के लिए ये होने चाहिए। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर डू वट एवर इज नॉट इंजीरियस टू अदर। स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए लोगों को कि जो दूसरों का अहित ना कर सके। मीन्स हमें लिबर्टी है, वी हैव लिबर्टी, हमें आज़ादी है कि हम सड़क पर चलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सड़क पर चलने का अधिकार है तो हम किसी के रास्ते में रुकावट डालें। अगर हमें बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऊंची आवाज़ में बोले या दूसरे को परेशान करें। हमें अगर म्यूजिक सुनने का अधिकार है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम म्यूजिक इतना लाउडली सुने कि दूसरों को हम डिस्टर्ब करें। तो हमारी स्वतंत्रता भी कैसी होनी चाहिए, जो दूसरों के हित में हो। यानी कि ऐसी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए जो दूसरों का अहित करे, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। देखिए इस तरह के कुछ नियम्स निकाले गए थे। और कुछ लॉ इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर इट। कुछ कानून एक्ट से बनाए गए जनरली जो सबके लिए थे कि जो नागरिक है उन्हें अधिकार होगा, पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, किसी भी संस्था में किसी भी राज्य की गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार होगा, और सभी सिटीजन्स जो है नागरिक है वो पूर्ण रूप से इक्वल होंगे सबके सामने। इक्वल मीन्स समान होंगे। देखिए अगर मोनार्ची हमारे देश में होता, राजतंत्र होता, तो क्या कोई कल्पना कर सकता था कि एक चाय बेचने वाले एक ऊंचे पद पे पहुंच सकते हैं? मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का दे रहा हूँ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। वो एक बहुत गरीब परिवार से थे और उन्होंने चाय तक बेची स्टेशन पर। इसका जिक्र उन्होंने खुद अपने भाषण में किया है। उन्होंने बताया भी था कि किस प्रकार बचपन में उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चाय बेची थी, लेकिन अपनी मेहनत लगन से वह देश के सर्वोच्च पद पर पहुँचे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ कैन इट पॉसिबल? ये पॉसिबल हो सकता है केवल जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसी में ये इस तरह से हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी को अधिकार होता है कि वह ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, उसे समान अधिकार होते हैं। ये पॉसिबल केवल डेमोक्रेटिक कंट्री में हो सकता है, राजतंत्र में ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कुछ अधिकार लोगों को मिले फ्रांस में भी, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पहले फ्रांसीसी क्रांति ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट डाला था, पूरे वर्ल्ड में इफ़ेक्ट डाला था। और जो लोग जिन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे, वे लोग भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता। मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में एक उथल पुथल मचा दी थी, पूरे यूरोप में उथल पुथल मचा दी थी। और इसी का परिणाम था कि कुछ राष्ट्र बाद में जो गुलाम थे वो स्वतंत्र हुए, उन्होंने अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया, रेवोल्यूशन किया और अपने अधिकार प्राप्त किए। ये आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है, ये आपको मैंने बता दिया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। जो लोगों के लिए जो यहाँ के नागरिक, वो फ्रांस के नागरिक थे और जो वहाँ के लोग थे, उनके लिए कुछ घोषणाएं की गई थी कि सभी को जन्म से ही इक्वलिटी का अधिकार है और पॉलिटिकल किसी भी राजनीतिक गतिविधि में लेने का अधिकार है। टोटल सोर्स ऑफ सोवर्निटी इज वेजिटेड इन द स्टेट, देयरफॉर नो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन सेल एक्सरसाइज एनी राइट विच इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी। ये सब मैं पिछला उसमें जो बता चुका हूँ आपको, पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि ये सब अधिकार उन्हें प्राप्त हो गए थे। इसके बाद एक पॉइंट आता है आपका, फ्रांस एबोलिश मोनार्ची एंड बिकम ए रिपब्लिक। फ्रांस में किस तरह से राजतंत्र को उन्मूलन हुआ, मीन्स राजतंत्र मिटा और उसकी जगह पर क्या बना, रिपब्लिक बना, यानी लोगों का राज्य बना। लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे।
Look children, the topic is France abolish monarchy. ये वर्ड आपका क्लियर हो गया। और राज इसमें होता है राजतंत्र, यानी कि एक राजा का, फिर उसके बाद उसका पुत्र, फिर यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो शासन व्यवस्था चलती है मोनार्ची में आती है। एबोलिश वाले होता है ख़त्म होना, उन्मूलन करना, यानी किस प्रकार फ्रांस में मोनार्ची का अंत हुआ और एंड बिकम ए रिपब्लिक, और वो बना एंड बिकम ए रिपब्लिक, और किस प्रकार वो गणतंत्र बना, बिकम ए रिपब्लिक। देखिए सबसे पहले जो उसमें पॉइंट है डायलेमा ऑफ लुइस 16, लुइस 16 की दुविधा। जब पहला पॉइंट है इसमें ascerning the people's impulses of revolution, Louis XVI had no doubt signed the constitution। देखिए लुइस 16 को आभास हो गया था कि अब जो राज्य के जो लोग हैं वो क्रांति की भावना को देखकर, यानी कि उनके अंदर क्रांति की भावना आ गई थी। लुइस 16 को पता लग गया था, हैड नो डाउट, उन्हें कोई भी शक नहीं रह गया था, इसीलिए उन्होंने वहाँ के संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद इट, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। इन ऑर्डर टू रेन हिज लॉस्ट पोजीशन, क्योंकि इस तरह करने से उसकी जो पावर थी वो चली गई थी और उसकी अब इतनी पावर नहीं रही थी, उसने अपनी पोजीशन खो दी थी। ही वॉज इन सीक्रेट, और उसने चुपचाप तरीके से पर्सिया के राजा से एक संधि कर ली, भाई इस तरह से ऐसे से मुझे हटाया जा रहा है, और उसने वहाँ से जो उसके पड़ोस में जो मोनार्ची जो राजतंत्र दो देश थे, जो पर्सिया था, उससे उसने गुपचुप तरीके से किए। किस तरह से उसने सोचा कि मैं इनसे सहायता लूँगा और बाद में अटैक करके यहाँ को लोगों को ज़बरदस्ती या सैनिक बल पे, ताकत के बल पे मैं दोबारा फिर अपना शासन व्यवस्था लागू करूँगा। लेकिन हुआ उल्टा कि वहाँ की जो नेशनल असेंबली थे उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया कि ऑस्ट्रिया और पर्सिया के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो जो लुइस 16 की जो चाल थी वो सक्सेस नहीं हो पाई। दूसरा है द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ वार बाय द नेशनल असेंबली। रिएक्शन ऑफ द पीपल, जो लोगों का क्या रिएक्शन हुआ जब डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल असेंबली द्वारा युद्ध की घोषणा कर दी गई, तो लोगों का रिएक्शन क्या था। एज द नेशनल असेंबली हैड डिक्लेयर वॉर, नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। थाउजेंड ऑफ द वॉलंटियर्स फ्रॉम द प्रोविंस बिगेन टू असेंबल सीकिंग रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। अब वहाँ जो लोग थे, हज़ारों लाखों जो लोग थे, अब उन्हें लगा कि भाई आर्मी में भर्ती हो गया और उन्हें वहाँ पर जगह निकलेगी, और उन्होंने वहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया, यानी कि नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। वॉलंटियर्स एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन द वार, जो वहाँ के लोग थे, वॉलंटियर्स थे, वो बड़े एक्साइटेड थे कि वो युद्ध में भाग लेंगे। और फिर जगह जगह लोगों ने वो जो गीत गाए, देशभक्ति गीत गाए जाने लगे। दिस सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, और कुछ जो वहाँ के राइटर्स थे, पोइट थे, उनके जो द्वारा लिखी गई जो देशभक्ति कविताएं थी वो गाई जाने लगी, और पूरे राष्ट्र में, फ्रांस में ये सॉन्ग्स गाए जाने लगे, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। प्रॉब्लम्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द पीपल, जो समस्या थी ऑफ द रेवोल्यूशन, जो क्रांति से समस्या उत्पन्न हुई लोगों की, उसके बारे में ये देखिए, पढ़िए। द रेवोल्यूशनरी वार कोस्ट ग्रेट लॉसेस एलवेज एज फाइनेंशियली डिफिकल्ट टू द पीपल। क्रांति होने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, एज वेल एज फाइनेंशियली डिफिकल्टी टू द, लोगों के सामने आर्थिक समस्या आई। ए मैन रिमेन्ड ऑन द फ्रंट ऑफ द वार, वुमेन हैड टू बियर द बर्डन ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड फॉर फैमिली। अब जो लोग थे वो तो युद्ध के मैदान में चले जाते थे, युद्ध करने चले जाते, लेकिन जो स्त्रियां घर में रह जाती थी, महिलाएं घर पे रह जाती थी, उन्हें जीविका चलाना बड़ा मुश्किल होता था परिवार के लिए। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल फेल्ट दैट दे शुड कंटिन्यू टू वार बिकॉज
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 17 हैड गिवन पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द वेल्थी। बहुत से लोग ये समझने लगे थे कि भाई ये इस तरह से क्यों हुआ है, क्योंकि जो नेशनल असेंबली के कारण ही ऐसा हुआ है। द कॉमन मैन हैड बीन डिप्रीव्ड ऑफ इट, जो वहाँ के कॉमन लोग थे वो इन अधिकारों से भी वंचित हो गए थे। उसके बाद वहाँ पर एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई। देखिए इसके बारे में और समझ लीजिए, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। द जैकोबिन क्लब, इन क्लब की जो स्थापना की गई थी वो फ्रांस में जगह जगह की गई थी। एक ऐसे क्लब बना दिए गए जहाँ पर, इसके बारे में आपको बताता हूँ, इसमें लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, इसमें मेंबरशिप लेनी शुरू कर दी। और देखिए द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल, यानी जो लोग संतुष्ट नहीं थे ऑफ द पीपल विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, 1791 में फ्रांस में जो संविधान बनाया गया था, जैसे हमारे यहाँ संविधान कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन वहाँ फ्रांस में 1791 में, देखिए हमारे यहाँ पे तो 1900 में किया गया, करीब 200 साल से पहले ही वहाँ पर संविधान लागू हो गया था। यानी वे लोग अपनी आज़ादी के लिए पहले से ही जागरूक हो गए थे। अगर हमारा देश भी आज से यानी 200-300 साल पहले अगर आज़ाद हो चुका होता तो आज की जो स्थिति हमारी अब है उससे भी और ज़्यादा बेहतर होती और आज हमारे देश में अलग ही प्रोग्रेस होती। इसीलिए ये जो लोग हैं डेवलप्ड कंट्री ने, इसलिए बोलते हैं ये यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई पहले लड़ी गई और वे लोग सक्सेस हुए, जिस कारण से ही वो डेवलप कंट्री कहलाए, यानी विकसित देश है वो। अब देखिए जब जैकोबिन क्लब की स्थापना का रीज़न क्या था, वहाँ के जो लोग थे, फ्रांस के जो लोग थे, जो डिससेटिस्फैक्शन यानी जो संतुष्ट नहीं थे वहाँ के संविधान से, बिकेम ए टॉपिक ऑफ डिस्कशन एमंग द पीपल, तो उन लोगों ने एक ऐसी जगह बनाई, एक ऐसे क्लब बनाने शुरू कर दिए जहाँ पर वे लोग डिस्कस कर सके। पीपल इन द पॉलिटिकल क्लब डिस्कस, लोग इन पॉलिटिकल क्लब्स डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड देयर ओन प्लान्स ऑफ एक्शन, वे लोग वहाँ पर राजनीतिक जो सरकार की जो पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे, अपने प्लान के और एक्शन के बारे में वहाँ डिस्कस करते थे। एमंग मैनी पॉलिटिकल क्लब्स, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स थे, जैकोबिन क्लब वाज द मोस्ट सक्सेसफुल। लेकिन क्लब तो बहुत बने, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो जैकोबिन क्लब था, जो किसके नाम पे, ये पहले एक संत थे जैकोब, पेरिस के चर्च के कोई वो थे संत, उनके नाम पर ये जैकोबिन क्लब का नाम पड़ा। वुमेन्स वर आल्सो एक्टिव पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज़, दे हैड आल्सो फॉर्म्ड देयर ओवन क्लब्स। महिलाएं भी बहुत एक्साइटेड होकर पार्टिसिपेट करती थी, एक्टिवेट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में इसमें भाग लिया और अपने अपने उन्होंने क्लब भी बनाए। अब इन क्लब में जो मेंबर्स थे उनके चारित्रिक गुणों के बारे में बताया हुआ है अगले पॉइंट में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब्स, द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब बिलोंग टू द, देखिए इसमें जो क्लब में जो मेंबर होते थे वो बिलोंग टू द लेस प्रोस्पिरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस क्लब में जो मेंबर थे ये नहीं कि वो बहुत हाई फाई क्लास के जो लोग थे, नहीं, वे बहुत ही इस तरह के लोग थे जो समाज में गरीब किस्म के जो लोग थे, नीचे तबके के जो लोग थे, जो लेस प्रोस्पीरियस थे, यानी कि ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, ज़्यादा समृद्ध नहीं थे, कम समृद्धशाली लोग थे। इनमें कौन कौन थे? इसमें कुछ छोटे दुकानदार, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री बेकर्स, प्रिंटर्स थे, वॉच मेकर्स, घड़ी बनाने वाले, नौकर्स और डेली वेजिस पे काम करने वाले, इस तरह के लोग इसमें शामिल थे। किसमें? जैकोबिन क्लब में। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर वाज देयर लीडर। मैक्सिमिलियन रोबस्पियर इनके नेता थे। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द जैकोबिन डिसाइड टू वियर स्ट्रिप्ड ट्राउज़र, उनका पहनावा जो था स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनते थे, लाइक द डॉग वर्कर्स, इन ऑर्डर टू शो देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर। वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, वो अपने आप को दूसरे लोगों से अलग दिखाने की कोशिश करते थे। इसमें देखिए 5 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। ये
जो उसका मेन हेडिंग थी फ्रांस एबलिश, यानी फ्रांस में किस तरह से राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, किस तरह से राजतंत्र ख़त्म हुआ और किस तरह से वहाँ पर रिपब्लिक बना। ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद एक पॉइंट हो रहा था आपका द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। टेरर मीन्स होता है टेररिस्ट, आतंकवादी। टेररिस्ट टेरर से बना है, यानी कि उस समय आतंक का 1 साल करीब लगभग द पीरियड फ्रॉम 1793 एंड 1794 फ्रांस में जो समय था ये एक आतंक का राज माना जाता है। यानी कि 1 साल के अंदर वहाँ 1793 से 1794 में फ्रांस में आतंक का राज स्थापित हुआ। और इसके बारे में कुछ घटनाएं हैं जो आपको समझने में सहायक होगी। सबसे पहले था रोबेस्पियर। देखिए रोबेस्पियर का नाम पहले भी आया था, ये जैकोबिन जो क्लब बनाए गए थे उसका ये लीडर था। उसने कुछ पॉलिसी लाया, जो ऐसी पॉलिसी लेके आया वो हार्श पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पनिशमेंट, यानी बहुत ही कठिन पॉलिसी लेके आया, बहुत हार्ड लेके आया, कंट्रोल एंड पनिशमेंट। और अगर कोई गलती करता था तो उसे सख्त सज़ा दी जाती थी। उसका क्या था, रोबेस्पियर फॉलोड ए टायरनिकल पॉलिसी ऑफ कंट्रोल एंड पेनल्टी। उसने एक पॉलिसी निकाली किस तरह से लोगों को हमें कंट्रोल करना है और उन पर पेनल्टी लगानी है। जो लोग उसकी पॉलिसी से डिसएग्री होते थे, यानी उसकी पॉलिसी को नहीं मानते थे, उसकी नीति पर नहीं चलते थे, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। बाद में रेवोल्यूशनरी कोर्ट में जो क्रांतिकारी जो कोर्ट बनाए हुए थे उनमें उनके ऊपर मुकदमा चलता था। ऑल ऑफ अस हु डिसअप्रूव्ड ऑफ द रिपब्लिक वाज ट्रीटेड एज एनिमी ऑफ द न्यू सिस्टम। वे सब लोग जो उनकी बातों को नहीं मानते थे, डिसप्रूव्ड, और रिपब्लिक वर ट्रीटेड एज एनिमी, तो रिपब्लिक जो पार्टी थी वो उसके साथ शत्रु का जैसा बर्ताव करती थी। दे माइट बी एक्स नोबल्स, द क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज of those even of his parties. On conveyance by the court, they were all beheaded by the guillotine. देखिए इसमें कुछ मेंबर्स थे अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी, अलग पार्टीज़ के मेंबर्स थे। जब अगर किसी को पकड़ा जाता था और वो अपराधी घोषित हो जाता था तो कोर्ट के द्वारा उसको पहले अपराधी घोषित किया जाता था और बाद में उसे एक गिलोटिन मशीन थी जिसमें उसको जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। यानी कि बहुत ही बुरी तरह से मारा गया। गिलोटिन एक इस तरह की मशीन थी, 2 पिलर्स के बीच में तारों के द्वारा लगाई गई थी। अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता था या कोई डिसएग्री होता था उनकी बातों से, क्योंकि टेरर का राज हो गया था, आतंक का राज हो गया था। जब उनकी बातों को कोई एक्सेप्ट नहीं करता था या उनकी नीति के अनुसार कार्य नहीं होता था तो वे उन पर मुकदमा चलवा के कोर्ट में बाद में उनका सर कटवा देते थे इस गिलोटिन मशीन के द्वारा। द एंड ऑफ रोबेस्पियर गवर्नमेंट एंड हिज लॉ। देखिए उसके बाद रोबेस्पियर सरकार का अंत कैसे हुआ। अब उसने जो इसका टाइम पीरियड था वो ज़्यादा नहीं था, 1 साल का था, लेकिन 1 साल में उसने काफ़ी लोगों को मरवाया। गवर्नमेंट ऑफ रोबेस्पियर फिक्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेजेस। उसने मैक्सिमम अधिक से अधिक मजदूरी तय कर दी। प्राइस बाय लॉ द ब्रेड एंड द मीट वर राशन। जो ब्रेड, जो रोटी थी और जो मीट थी, जो हमारी जो उस समय की प्रमुख भोजन था, उस पर राशनिंग व्यवस्था कर दी गई, यानी कंट्रोल से कितना मिलना है कितना नहीं, लोग लिमिट में खरीद सकते थे। फार्मर्स को बाध्य किया गया, उनको ज़बरदस्ती अपनी फसल बेचने के लिए बाध्य किया गया कि वो कम कीमत पर फिक्स रेट पे शहरों में अपनी फसल बेचे। कंजप्शंस ऑफ कंपेरेटिवली कोस्ट एंड वाइट फ्लोर वाज प्रोवाइडेड। वाइट फ्लोर, सफ़ेद आटे वगैरह पर वहाँ पर रोक लगा दी गई और सभी नागरिकों के लिए पेड इक्वल ब्रेड मेड ऑफ होल वेट विच वाज कंसिडर्ड सिंबल इक्वलिटी। और सभी नागरिकों के लिए कंपलसरी इक्वलिटी ब्रेड, एक तरह की ब्रेड
लागू कर दी गई कि भाई यही इसी तरह के आटे की लोग ब्रेड खाएंगे, कि ये किसका प्रतीक होगा, एक सिंबल का प्रतीक होगा, इक्वलिटी ऑफ, यानी ये समानता का प्रतीक होगा। इट वाज आल्सो एक्सपेक्टेड द रूल ऑफ इक्वलिटी शुड बी प्रैक्टिस इन स्पीच एंड एड्रेस टू, और इस तरह के कुछ नियम बनाए गए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्पीच देता तो उसमें भी कोई ऐसी बात ना हो जो सरकार के खिलाफ हो। ट्रेडिशनल वर्ड्स ऑफ एड्रेस लाइक मोनिस्टर एंड मेंडिस वर रिप्लेस्ड वर्ड सिटीजन्स, यानी बहुत सारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लाया वो। इससे क्या हुआ, बाद में जो उसके समर्थक भी थे वो भी उसके खिलाफ हो गए, और रोबेस्पियर एक्सक्यूटेड हिज पॉलिसीज विगोरियस, दी पॉलिसीज वर नो सर that even his supporters were shocked. Finally in July 1794 he was convicted by the court and was guillotined the next day। और उसके बाद उसकी पॉलिसी इस तरह से थी, जो उसके सपोर्टर्स थे, रोबेस्पियर्स के जो सपोर्टर्स थे वो भी उसके अगेंस्ट हो गए। बाद में उसको फाइनली जुलाई 1794 में उसको अपराधी घोषित किया गया, कोर्ट के द्वारा अपराधी घोषित किया गया, और गुलेटिन मशीन के द्वारा, जिसमें वह दूसरे लोगों को हत्या करवाता था बुलेटिन के द्वारा, और अगले दिन उन्हें भी कोर्ट से सज़ा मिली और उसको भी बुलेटिन मशीन के द्वारा सर जो था उसका धड़ से अलग कर दिया गया। ये आपके कुछ मेन पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, बस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और आपको क्लियर करा देंगे, और आज की क्लास यही ख़त्म होती है।